प्यारे बच्चों, आपका SBVM चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज अपन पैसिव वॉइस के बारे में चर्चा करेंगे। वॉइस वॉइस का मतलब होता है वाच्य। वॉइस है, ये दो प्रकार की होती है। वॉइस दो प्रकार की होती है। एक तो होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होता है कि सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए वाक्य की शुरुआत है जो सब्जेक्ट से होती है। एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए सब्जेक्ट वर्ब के पहले होता है। और पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट के ऊपर कम महत्व दिया जाता है या सब्जेक्ट के ऊपर महत्व दिया ही नहीं जाता है। तो ऐसे वाक्य की शुरुआत है जो ऑब्जेक्ट से होती है। तो दोनों के अंदर अंतर क्या है कि एक्टिव वॉइस के वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है और पैसिव वॉइस के वाक्य की शुरुआत ऑब्जेक्ट से होती है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में अपन वाक्य को चेंज करते हैं तो इसके कुछ नियम होते हैं। एक्टिव वॉइस के वाक्य के अंदर वाक्य की शुरुआत अपन सब्जेक्ट से करेंगे। सब्जेक्ट के बाद टेंस अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर उसके बाद टेंस अनुसार वर्ब आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद में एडवर्ब या अदर वर्ड आएगा इसमें। अब पैसिव में उसको चेंज करते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद टेंस अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद में एक बी वर्ब आएगी, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद दूसरा यदि ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो वह ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद में बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद में एडवर्ब या अदर वर्ड लिखेंगे। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस अपन बढ़ाएंगे तो उसमें दोनों में से एक ऑब्जेक्ट को अपन पहले लेंगे और एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह ही रहेगा, एक ऑब्जेक्ट है उसको अपन पहले लेंगे। अपन चाहे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले सकते हैं और अपन चाहे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी पहले ले सकते हैं। वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट आएगा तो उसका रूप है जो सब्जेक्ट बन जाएगा, और वर्ब के बाद में अपन पाई लगाकर सब्जेक्ट को लिखेंगे तो वो सब्जेक्ट का रूप है जो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो अब अपन बात करते हैं सर्वप्रथम वाक्य का ऑब्जेक्ट लिखो, फिर टेंस अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखो।
सर्वप्रथम वाक्य का ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में टेंस अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखना है। और यदि हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड होती है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। डू डज डिड 3 हेल्पिंग वर्ब ऐसी होती है जिसका प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं होता है। यदि वे हेल्पिंग वर्ब आती है तो अपन इसको छोड़ देंगे। तो इसमें है डू डज और डिड। डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में पैसिव वॉइस में तीन हेल्पिंग वर्ब डू डज और डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में पैसिव वॉइस में नहीं होता है। अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे, 3 हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू डज डिड। इन तीनों का प्रयोग अपन पैसिव वॉइस में नहीं करेंगे और बाकी जो सभी हेल्पिंग वर्ब है उसका प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद में फिर टेंस अनुसार बे वर्ब का प्रयोग करो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर टेंस अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेंगे और फिर उसके बाद टेंस अनुसार बे वर्ब लेंगे। बे वर्ब के अलग अलग रूप होते हैं। जिस प्रकार अन्य वर्ब का रूप होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, इसी प्रकार बे वर्ब के भी अलग अलग रूप होते हैं। जिस टेंस के अंदर जो वर्ब की फॉर्म होती है उस टेंस के अंदर पैसिव वॉइस बनाते समय वही फॉर्म बी वर्ब की होती है। अब जैसे बी वर्ब के रूप है, यहां अपन लिखेंगे बे वर्ब के रूप। बे वर्ब का एक तो फर्स्ट फॉर्म है और फिर आगे बे वर्ब के सेकंड फॉर्म है, फिर आगे थर्ड फॉर्म है, फिर इसके अंदर आईएनजी फॉर्म है। ये बे वर्ब के आपके रूप है। अब फर्स्ट फॉर्म के अंदर है इज, आर, एम और एक होता है बे। फर्स्ट फॉर्म के अंदर बे वर्ब के ये 4 रूप है, इज, आर, एम। सेकंड फॉर्म के अंदर इसका होता है वाज और वर। ये सेकंड फॉर्म के अंदर होगा और थर्ड फॉर्म के अंदर इसका रूप हो जाएगा बीन। आईएनजी फॉर्म के अंदर ये जो बे लिखा है, बे के आगे आईएनजी जुड़ जाएगा। तो बे वर्ब के ये रूप है। फर्स्ट फॉर्म में इज, आर, एम और बे, सेकंड फॉर्म के अंदर वाजवर, थर्ड फॉर्म के अंदर बेन और आईएनजी फॉर्म के अंदर बीइंग। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बी वर्ब का आईएनजी रूप बीइंग काम में आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे अपन। बी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? बेन। इसी प्रकार फ्यूचर सिंपल की अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फ्यूचर सिंपल के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अब बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज, आर, एम भी है और बी भी है तो फ्यूचर सिंपल के साथ में बी वर्ब बी का प्रयोग होगा। प्रेजेंट सिंपल के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर बी वर्ब इज, आर, एम आएगा। इसी प्रकार कोई भी कंटिन्यूअस टेंस के अंदर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो बे वर्ब का अपन आईएनजी रूप लिखेंगे। कोई भी परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है
तो पैसिव वॉइस बनाते समय अपन बी वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे, तो बी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बीन। एक टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय अपन बे वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये लेंगे। तो बे वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है? वाज वर। तो वाज वर का प्रयोग केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ये पैसिव वॉइस बनाते समय होगा, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल एक ही टेंस पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज वर का प्रयोग है केवल पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस के अंदर ही होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसा टेंस है, जैसा टेंस के फॉर्म है वैसी ही बी वर्ब की फॉर्म आएगी। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है वाक्य में तो बी वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। यदि वाक्य के अंदर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है तो पैसिव वॉइस बनाते समय अपन बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे जो है बीइंग। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म के अंदर इज आर एम बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और बी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इसको अपन को यह ध्यान रखना है कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर तो इज आर एम बी वर्ब का प्रयोग होगा और फ्यूचर सिंपल के अंदर बी वर्ब बी का प्रयोग होगा। और यदि कोई मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद में अपन को बे का प्रयोग करना है तो ये बी वर्ब बे होगा। अब ये जो बी वर्ब बी इसका प्रयोग 4 जगह होता है। फ्यूचर सिंपल में इसका प्रयोग होता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद भी बे वर्ब बी का प्रयोग होता है, इज गोइंग टू, आर गोइंग टू, एम गोइंग टू वाले स्ट्रक्चर के बाद में भी बे का प्रयोग होता है। इंपेरेटिव वाक्य की अपन पैसिव वॉइस बढ़ाएंगे उसके अंदर भी बी वर्ब बी का प्रयोग होता है। नोट कर लिया होगा। अब आगे देखो अपन इसका अलग अलग है प्रयोग, जैसे इज आर एम वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है। अब इज आर एम इनका प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। इज आर एम का प्रयोग कहाँ होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब आगे ये बी है। बे का प्रयोग निम्न जगह होता है। इज आर एम का प्रयोग तो केवल एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अब बे वर्ब का प्रयोग है यह निम्न जगह होता है, जैसे अभी अपन ने चर्चा की है। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस में बे वर्ब बे का प्रयोग होता है। अगला है मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रयोग। नेक्स्ट है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से चालू होने वाले
वाक्यों में प्रयोग। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म से चालू होने वाले वाक्य है उसके पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बे वर्ब बे का प्रयोग होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू होने वाले वाक्य को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसलिए ये देखो, अथवा इंपेरेटिव सेंटेंस में प्रयोग। इंपेरेटिव सेंटेंस में प्रयोग। तो या is going to are going to am going to के बाद प्रयोग। तो बी वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म का रूप है बे, इसका प्रयोग 4 जगह होता है। एक तो फ्यूचर सिंपल टेंस में इसका प्रयोग होगा, एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद में इसका प्रयोग होगा बी का, और एक इंपेरेटिव सेंटेंस है जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से चालू होने वाला वाक्य होता है उसके अंदर बे वर्ब बे का प्रयोग करेंगे। एक टू के बाद में या इज गोइंग टू, आर गोइंग टू, एम गोइंग टू के बाद में बे वर्ब बे का प्रयोग होता है। तो इज आर एम का प्रयोग तो केवल आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा और कहीं नहीं होगा इसका। और ये जो बी दे रखा है बी का प्रयोग है जो 4 जगह होता है। तो ये तो हो गई अपनी बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की अपन ने चर्चा की है। सेकंड फॉर्म के बारे में अपन ने पहले पढ़ी है कि सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो केवल जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है उसके अंदर अपन बे वर्ब के रूप में बे वर्ब की सेकंड फॉर्म वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब सेकंड फॉर्म के अंदर देखो वाज और वर। सेकंड फॉर्म क्या है बे वर्ब की? वाज और वर। पास्ट सिंपल टेंस में प्रयोग। जो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस है इसके अंदर वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे बी वर्ब के रूप में। नोट कर लिया होगा। अब आगे अपन ने बे वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है बे, सभी परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो सभी परफेक्ट टेंस के अंदर बे वर्ब के रूप में बेन का प्रयोग करेंगे। तो सभी परफेक्ट टेंसेज में प्रयोग। परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस बनाते टाइम में बे वर्ब के थर्ड फॉर्म बेन आ जाएगी। फिर अगला है आईएनजी वाला रूप। आईएनजी, आईएनजी रूप क्या है? बेइंग। जिस टेंस के अंदर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हो रहा है उस टेंस के पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो बे वर्ब का आईएनजी रूप आ जाएगा।
बे वर्ब का आईएनजी रूप है बीइंग, तो हो जाएगा सबे सबे कंटिन्यूअस टेंसेज में प्रयोग। अपन ने जो अध्ययन किया है, 12 टेंस का अपन ने अध्ययन किया है। प्रेजेंट के भी 4, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4-4 भाग होते हैं, तो टोटल 12 टेंस होते हैं। लेकिन इन टेंसेज के अंदर कुछ टेंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर बी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ में पहले से ही जुड़ी हुई होती है। उन टेंस के पैसिव वॉइस बनती नहीं है। जैसे प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हैज बीन, हैव बीन। तो उसमें ये जो बीन है ना, ये पहले से ही जुड़ा हुआ है, तो इस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बढ़ेगी। इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, तो हेड के साथ में ये बीन जुड़ा हुआ है, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी पैसिव वॉइस नहीं बढ़ेगी। अब आगे बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर विल बी, शैल बी, तो विल और सेल के बाद में बी जुड़ा हुआ होता है, तो इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के भी पैसिव वॉइस नहीं बढ़ेगी। इसी प्रकार अब अगला टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो इसमें भी विल हैव और शैल हैव के बाद में बीन जुड़ा हुआ है, तो इस टेंस की भी पैसिव वॉइस नहीं बढ़ेगी। तो याद रखें 4 टेंस: प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। 4 टेंस के पैसिव वॉइस बढ़ती नहीं है, क्योंकि इन टेंसेज के अंदर बी वर्ब पहले से ही मौजूद है, इसलिए ऐसे टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बढ़ेगी। प्रेजेंट का एक हो गया अंतिम टेंस, प्रेजेंट का एक अंतिम टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट का भी अंतिम टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का भी अंतिम टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और एक फ्यूचर का दूसरा टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 टेंस है, इसकी पैसिव वॉइस बनती नहीं है, तो पीछे रह गए 8 टेंस। 8 टेंसेज की है जो पैसिव वॉइस बनती है। फिर उसके बाद में अपन ने सर्वप्रथम पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को लेंगे, फिर टेंस अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेंगे। यदि डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब है तो इसका प्रयोग पैसिव वॉइस के अंदर नहीं करेंगे। फिर उसके बाद टेंस अनुसार अपन बे वर्ब लेंगे। बे वर्ब के बाद में अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस है उसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। टेंस का निर्धारण बी वर्ब कर रही है, फिर आगे वर्ब की इसके अंदर थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा, चाहे प्रेजेंट सिंपल टेंस हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट टेंस हो, कोई भी टेंस हो, इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। फिर बे वर्ब के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करो। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट यदि वाक्य में है
तो उसे लिखो। अभी अपन ने चर्चा की थी कि किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट को अपन पहले नहीं लेंगे, एक ऑब्जेक्ट को अपन पहले लेंगे और एक ऑब्जेक्ट को अपनी जगह ही रहने देंगे। तो इसलिए लिखा है, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट यदि वाक्य में है तो उसे लिख दो, और यदि दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। यदि एक ही ऑब्जेक्ट है तो ये वाक्य के शुरुआत में या वर्ब के पहले आ जाएगा। यदि दो ऑब्जेक्ट है तो एक ऑब्जेक्ट तो वर्ब के पहले आ जाएगा और एक ऑब्जेक्ट है जो वर्ब के बाद में। वर्ब के बाद का मतलब क्या है कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसके बाद में इसका प्रयोग हो जाएगा। फिर बाएं लगाकर सब्जेक्ट लिखो। दूसरा ऑब्जेक्ट के बाद में अपन बाई लगाकर एक्टिव वॉइस के वाक्य का सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे। लेकिन ये ध्यान रखें कि वर्ब के बाद में कोई भी प्रोनाउन वर्ब के बाद में जाता है तो उसका रूप है ऑब्जेक्टिव हो जाता है, और वर्ब के पहले कोई भी प्रोनाउन आता है तो उसका रूप सब्जेक्ट होता है। फिर बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखो। लेकिन सब्जेक्ट का रूप ऑब्जेक्ट कर दो। सब्जेक्ट को अपन बाई लगाकर लिखेंगे तो उसका रूप है जो ऑब्जेक्ट बन जाता है। फिर उसके बाद में अगला परिवर्तन है, फिर वाक्य में आए हुए एडवर्ब्स या अदर वर्ड्स लिखो। तो ये एक्टिव वॉइस से वाक्य को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो इसकी ये कुछ सामान्य जानकारी है। एक्टिव वॉइस का वाक्य यदि एफर्मेटिव है तो पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करेंगे तो उसको एफर्मेटिव ही रखना है। एक्टिव वॉइस का वाक्य यदि नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उस वाक्य को नेगेटिव या नकारात्मक ही रखना है। जैसा एक्टिव वॉइस का वाक्य होता है वैसा ये वाक्य पैसिव वॉइस का होना चाहिए। एक्टिव वॉइस का वाक्य यदि इंटेरोगेटिव है या प्रश्नवाचक है तो पैसिव वॉइस का वाक्य भी प्रश्नवाचक होना चाहिए। तो जैसा एक्टिव वॉइस का वाक्य है वैसा ही वाक्य पैसिव वॉइस का होना चाहिए। एक्टिव वॉइस के वाक्य का जो टेंस है वही टेंस पैसिव वॉइस के वाक्य का होना चाहिए। वाक्य का टेंस नहीं बदलना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद में अपन कुछ उदाहरण के द्वारा इसके एक्सरसाइज करते हैं। अब ये आपके सामने सेंटेंस है। इसी प्रकार से एक सेंटेंस है, राम इज प्लाइंग क्रिकेट एंड फुटबॉल। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है, आई हैव प्लेड
क्रिकेट। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है मोइन साए बर्ड इन द स्काई। She was sending him a letter। ये कुछ एग्जाम्पल है आपके एक्टिव वॉइस के वाक्य के, ये एग्जाम्पल है। इसका अपन पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो पहला उदाहरण देखिए। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ये सारे जो सेंटेंस लिखे हुए आपके सामने ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया टी। एक्टिव वॉइस के वाक्य में वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्ट। वर्ब से भी अपन डिसाइड कर सकते हैं, जैसे ये ड्रिंक्स वर्ब है तो इसके बाद ही अपन को ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो अपने वाक्य का ऑब्जेक्ट हो गया टी, तो अपन ने ये लिख दिया टी। फिर ये देखना है कि ये वाक्य कौन से टेंस का है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, इसके साथ एस या एस जुड़ा हुआ है, तो ये वाक्य अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है डू डज। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट के बाद टेंस अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेनी है। अब हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर डू डज आई है तो इसका प्रयोग नहीं होता है पैसिव वॉइस बढ़ाते टाइम। 10 हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, एक तो डू डज और एक डिड। तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर साइक्रेट डू डज होती है तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इसको अपन छोड़ देंगे। फिर आगे चलेंगे तो बी वर्ब का प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद में टेंस अनुसार बी वर्ब का प्रयोग करना है। प्रेजेंट सिंपल के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज आर एम, और एक होती है बे। तो इज आर एम का प्रयोग अपन इसमें करेंगे। अब ये जो टी है इसका वचन देखना है, ये सिंगुलर है, एक वचन है, तो अपन इज आर एम में से एक वचन लिखेंगे इज। तो यहां पर ये हो गया इज। टेंस अनुसार बी वर्ब लिखा, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो ड्रिंक के थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्रंक। फिर उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट होता तो अपन लिख देते, दूसरा ऑब्जेक्ट इसके अंदर है नहीं, डेली ये एड वर्ब है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है तो बाय लगाकर सब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये अपन ने लिख दिया बाय, ये सब्जेक्ट लिख दिया राम, और फिर इसके बाद अदर वर्ड या जो एड वर्ब है उसको अपन लिखेंगे डेली। इस तरीके से ये वाक्य अपना चेंज हो गया। टी इज ड्रंक बाय राम डेली। अगला सेंटेंस देखिए। ये सेंटेंस इज आर एम के साथ वर्ब के आईएनजी फॉर्म आई हुई है। इज आर एम हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, तो ये टेंस हो गया अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस, जिसके अंदर इज आर एम हेल्पिंग वर्ब आती है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट देखो, इसमें वर्ब के बाद में है क्रिकेट एंड फुटबॉल, एंड से जुड़े हुए शब्द साथ में लेने हैं। तो ये अपन ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ये ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट एंड फुटबॉल। फिर टेंस अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेनी है। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के अंदर इज आर एम आती है, तो टेंस अनुसार हेल्पिंग वर्ब है क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब ये क्या है? पहले राम तो यहाँ एक वचन था, सिंगुलर था, इसलिए इज आ गया। क्रिकेट एंड फुटबॉल ये आपके बहुवचन है या प्लूरल नंबर है,
तो एक वचन के साथ इज आता है, और प्लूरल नंबर है तो उसके साथ में आर आता है, इसलिए इज आर एम में से यहाँ हेल्पिंग वर्ब आर आ गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद टेंस अनुसार बी वर्ब लिखनी है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो बे वर्ब का आईएनजी रूप लिख दो। बे वर्ब का आईएनजी रूप होता है बीइंग। बे वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। अब इस वाक्य में दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, दूसरा ऑब्जेक्ट होता है तो अपन प्लेट के बाद लिख देते हैं। अब अपन को लिखना है बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट है इसका राम, तो यहाँ अपन प्रीपोजिशन बाय और फिर ये लिख देंगे राम। ये अपना वाक्य कंप्लीट चेंज हो गया। अगला वाक्य देखिए, अगले वाक्य के अंदर है तीसरा वाक्य आई हैव प्लेड क्रिकेट। प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। सहायक क्रिया एच है आई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। अब वर्ब के बाद में देखो ऑब्जेक्ट इसके अंदर है क्रिकेट, अपन को ऑब्जेक्ट लेना है, तो अपन ये लिख देंगे क्रिकेट। फिर आगे टेंस अनुसार अपन को हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के अंदर हैज और हैव आती है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आएगी, और प्लूरल है तो उसके साथ में हैव आता है। तो यहाँ ये क्रिकेट क्या है, एक वचन है, सिंगुलर है, तो हैज आएगा हैव आएगा, हैज। तो यहाँ अपन लिख देंगे हैज। हेल्पिंग वर्ब के बाद टेंस अनुसार बी वर्ब लिखेंगे। इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो बे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। बे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीन। फिर उसके बाद में बे वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड की, ये प्लेड वैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, तो ये प्लेड हो गया। दूसरा ऑब्जेक्ट होते तो अपन यहाँ लिख देते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट इसमें भी नहीं है, तो बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखेंगे। अब जो अपना सब्जेक्ट है ये प्रोनाउन सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है आई, इसको अपन बाई लगाकर लिखेंगे, तो इसका आई का रूप ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आई का रूप ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाय आई का हो जाता है मी। सब्जेक्ट के रूप में नाउन आ रहा है तो उसका परिवर्तन नहीं होता है, नाउन जैसा का तैसा बाई के बाद में आ जाएगा। लेकिन प्रोनाउन है तो उसका रूप ऑब्जेक्टिव करना पड़ता है। अगला देखो, मोहन saw a bird in the sky। ये वाक्य पास्ट सिंपल का है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है सा। पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल का ये वाक्य है। तो सबसे पहले इसमें भी अपन ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट इसके अंदर वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया ए बर्ड। इन द स्काई है ना, ये आपके अदर वर्ड है, अन्य शब्द है। स्थान के तरह स्थान बता रहा है इन द स्काई, तो स्थान है जो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ए बर्ड ऑब्जेक्ट है, तो ये अपन लिख देंगे सबसे पहले ए बर्ड। फिर टेंस अनुसार अपन को हेल्पिंग वर्ब लेनी है। पास्ट सिंपल के अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है डिड। तो अभी अपन ने पढ़ा है कि डू डज डिड 3 हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे हो, इसमें नहीं होता है, तो अपन डिड का प्रयोग भी कैसे हुआ इसमें नहीं करेंगे, डिड को छोड़ देंगे। फिर इसके आगे चलेंगे, तो बी वर्ब लेनी है टेंस अनुसार। वर्ब के सेकंड फॉर्म आई है, तो बे वर्ब का सेकंड रूप ले लो। सेकंड रूप क्या होता है, वाज वर, वाज वर। ए बर्ड एक वचन है, तो अपन ले लेंगे वाज।
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, तो सा की थर्ड फॉर्म होती है सीन। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट होता है तो अपन यहां ले लेते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट है नहीं तो बाई लगा के सब्जेक्ट लिखना है, तो ये हो जाएगा बाई मोहन। फिर वाक्य में अदर वर्ड आया हुआ है या अन्य शब्द आया हुए हैं तो इसको अपन बाद में लिख देंगे। तो इसके अंदर अन्य शब्द क्या है, इन द स्काई, तो ये आगे जुड़ जाएगा इन द स्काई। तो ये वाक्य अपना परिवर्तन हो गया। अगला पांचवा वाक्य है से वॉज सेंडिंग हिम ए लेटर। वाज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो वे वाक्य होता है पास्ट कंटिन्यूस का। अब इसके अंदर देखो एक नई चीज आई है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट दो है, हिम भी ऑब्जेक्ट है और ए लेटर भी ऑब्जेक्ट है। दोनों में से कोई ऑब्जेक्ट को पहले लेकर अपन पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे अपन हिम को पहले ले रहे हैं तो यहां देखो वर्ब के बाद में ये है तो इसका रूप ऑब्जेक्टिव है, और यदि इसको अपन वर्ब के पहले ले आएंगे तो इसका रूप है सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हिम है इसको अपन पहले लेंगे तो हिम नहीं रहेगा, इसका बन जाएगा ही। ये आपको प्रोनाउन टेबल याद करनी पड़ेगी। फिर आगे टेंस अनुसार अपन को हेल्पिंग वर्ब लेनी है। हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है, तो हे सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसके साथ में आ जाएगा वाज। फिर आगे टेंस अनुसार बे वर्ब लेनी है। वर्ब का आईएनजी रूप है तो बे वर्ब का आईएनजी रूप आ जाएगा बीइंग, बे के साथ आईएनजी जुड़ जाएगा बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ले सेंड, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी सेंट। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट है तो लिख दो, दूसरा ऑब्जेक्ट रह गया ए लेटर, तो ये अपन लिख देंगे ए लेटर। फिर उसके बाद बाई लगा के सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसके अंदर लिखा है से, तो प्रोनाउन सब्जेक्ट है, इसको बाई लगाकर लिखेंगे तो से का हो जाएगा हर, तो ये हो जाएगा बाय हर। अगला नेक्स्ट एग्जांपल है आई हैड प्लेड चेस। ये वाई के पास्ट परफेक्ट का है, एड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट हो गया चेस, तो अपन इसकी बनाते हैं। सबसे पहले ये हो गया चेस। टेंस अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेनी है। इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब एक ही है हेड, तो यहाँ हेड का हेड ही रह जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो, ये क्या हो जाएगी बेन। फिर आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो प्लेड, ये पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है तो ये हो जाएगा प्लेड। दूसरा ऑब्जेक्ट है नहीं, फिर बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है आए, तो ये बन जाएगा बाई मी। ये अपना वाक्य कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं। She will give me a pen tomorrow। ये वाक्य आपका फ्यूचर सिंपल वाक्य है, फ्यूचर इनडेफिनिट का सेंटेंस है।
तो देखो इसके पैसे वैसे बनाएंगे। सबसे पहले वही प्रक्रिया अपनानी है, ऑब्जेक्ट लेना है वर्ब गिव, इसके बाद में ऑब्जेक्ट मी भी है और ए पेन भी है, दोनों ही ऑब्जेक्ट है। दोनों में से एक ऑब्जेक्ट अपन पहले ले लेंगे। जैसे अपन ने मे इसको पहले लिया तो इसका बन जाएगा आई, ये हो गया आई। फिर टेंस अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेनी है, तो हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर विल और सेल। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब सेल का प्रयोग होता है। सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है। यहाँ पर ये सी थर्ड पर्सन था इसलिए विल आ गया, यहाँ ये आई फर्स्ट पर्सन हो गया तो फर्स्ट पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब सेल आ गया, ये हो गया सेल। फिर आगे बे वर्ब लेनी है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तो बे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अपन ने पढ़ा था इज आर एम, इसका प्रयोग तो अपन ने प्रेजेंट सिंपल के अंदर किया था। और एक अपन ने पढ़े थे बे वर्ब बे, तो बे वर्ब बे का प्रयोग हो जाएगा फ्यूचर सिंपल में, तो यहां पर ये बे वर्ब बे आ जाएगा। बे वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, तो ये जो वर्ब है गेव, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन। फिर उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट है तो लिख देंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया ए पेन। फिर उसके बाद में बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट से तो कर देंगे बाई हर, ये हो जाएगा बाय हर। फिर एडवर्ब है या अदर वर्ड या अन्य शब्द है, ये बाद में रह जाएगा, तो अन्य शब्द ये रह गया टुमारो। तो ये अपना वाक्य चेंज हो गया। जैसे अपन इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट है, दूसरे तरीके से भी चेंज करके देख लेते हैं। जैसे अपन ने यहाँ मी को पहले लिया है, यदि अपन मी को नहीं लेकर ए पेन को ले लेते हैं, यदि ऑब्जेक्ट ए पेन को पहले लेते हैं फिर कैसा बनता है, तो ये अपन ने ले लिया ए पेन। टेंस अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेनी है, हेल्पिंग वर्ब विल और सेल है, तो पेन के साथ में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल। आई के साथ तो सेल आया है और पेन के साथ में क्या आया है विल। फर्स्ट पर्सन के साथ सेल और अन्य पर्सन के साथ में प्रयोग विल का होता है। फिर आगे बे वर्ब ले लो, बे वर्ब ये बी हो गया। फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म गेव के गेवन हो गया। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट है, अब दूसरा ऑब्जेक्ट क्या रह गया मे वक्ती प्रधान ऑब्जेक्ट है। वक्ती प्रधान ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद में रखते हैं तो उसके पहले प्राय टू लगाते हैं, तो टू लगाकर अपन लिख देंगे टू मी। फिर इसके बाद में बाय लगा के सब्जेक्ट लिखेंगे, तो ये आपके हो जाएगा बाय से का हो जाएगा हर, और फिर ये अदर वर्ड हो जाएगा टुमारो। तो ऐसे प्रकार जिस वाक्य के अंदर दो ऑब्जेक्ट आते हैं उसको अपन दो तरीके से उसको चेंज कर सकते हैं। आगे देखो एक एग्जांपल, अगला एग्जांपल है, जैसे एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग का अपन एग्जांपल लेते हैं। I can teach you today। अब इस वाक्य के अंदर मॉडल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, नीडंट, मस्ट, ought to, used to, dare, ये आपके तेरे मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है। तेरे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है, तेरे मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है। दोनों हेल्पिंग वर्ब को जोड़ते हैं तो कितनी हो जाती है 26। दो हेल्पिंग वर्ब ऐसी होती है
जो मॉडल में भी काम में आती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में भी काम आती है, वह है विल और शैल। तो ये दो उससे माइनस हो जाएगी, तो फिर कितने टोटल हो गई? 24। बात समझ में आई कि नहीं? 13 हेल्पिंग वर्ब तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है और 13 ही होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। दोनों को जोड़ते हैं तो हो गया 13 और 13 26। दो हेल्पिंग वर्ब ऐसी होती है जो मॉडल में भी आती है और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में भी आती है, तो वे दो कम हो जाएगी। तो 26 में से दो कम किया तो टोटल हेल्पिंग वर्ब कितनी हो गई? 24। तो इसको अपन चेंज करते हैं। तो सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट इसका ये हो गया, ये हो गया, ये हो। मॉडल सेम ही आता है, मॉडल के अंदर कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जो मॉडल लिखा है वही मॉडल आप लिख देवे। तो ये आ गया कैन। फिर बे वर्ब लेनी है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद बे वर्ब बे आती है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो टेज की होती है टॉट, थर्ड फॉर्म होती है टॉट। यू कैन बी टॉट। दूसरा ऑब्जेक्ट होता तो लिख देते टुडे, ये अदर वर्ड है, एडवर्ब है, तो ये तो बाद में ही रहता है। अब वर्ब के बाद में अपन बाय लगा के सब्जेक्ट लिख देंगे, तो ये हो जाएगा अपना बाय, आई का हो जाएगा मी। फिर अदर वर्ड बाद में आ जाएगा, तो ये हो गया अपना टुडे। क्योंकि अपन ने बे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इज आरएम के रूप के एग्जाम्पल पढ़ लिए। अब अपन बी के रूप का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। वाजवर बेवर्ब वाजवर है, उसका भी प्रयोग अपन ने एग्जाम्पल पढ़ा है। बेवर्ब बीन, उसके भी अपन ने एग्जाम्पल पढ़े हैं। और बेवर्ब बेंग, उसके भी एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं। अब बेवर्ब जो बी, उसका भी अपन ने बताया, बात की थी कि उसका 4 जगह इसका प्रयोग होता है। एक तो फ्यूचर सिंपल में, दूसरा प्रयोग होता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद में, ये कैन मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद में प्रयोग का एग्जाम्पल पढ़ा है। फिर आगे एक वाक्य है, जैसे he is going to play क्रिकेट। अब ये वाक्य है। अब इस वाक्य के अंदर ये इज गोइंग टू है, ये एक तरह का स्ट्रक्चर है। अब इसका अपन ऑब्जेक्ट इसके पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना है, इसकी मूल वर्ब है ना, ये प्ले है। इज गोइंग टू ये आपकी वर्ब नहीं है, आपकी वर्ब है प्ले। वर्ब क्या है अपनी? प्ले। प्ले के बाद में ये जो आ रहा है क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट लिख दिया क्रिकेट। इज गोइंग टू, आर गोइंग टू, एम गोइंग टू, ये हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर आता है स्ट्रक्चर, तो इसको अपनी जगह ही रखना है। ऑब्जेक्ट लिख दिया, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की जगह इज गोइंग टू स्ट्रक्चर आया हुआ है, तो इसको इसकी जगह ही रख देंगे। तो ये हो जाएगा क्रिकेट के बाद में, क्रिकेट एक वचन है तो इज गोइंग टू, यदि ये बहुवचन होता तो आर गोइंग टू, यदि यहाँ आई होता तो एम गोइंग टू लिखते। तो क्रिकेट के साथ में ये हो जाएगा इज गोइंग टू। इज गोइंग टू, आर गोइंग टू, एम गोइंग टू के बाद में बी वर्ब बी आती है, तो ये अपन लिख देंगे बी वर्ब बी। बी वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। फिर इसके बाद दूसरा कोई ऑब्जेक्ट होता तो लिखते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो आप बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है इस वाक्य का है, तो ये हो जाएगा आपके बाय, हे का हो जाएगा हिम। तो क्रिकेट इज गोइंग टू बी प्लेड बाय हिम, ये इसका परिवर्तन हो जाएगा। अगला एक नेक्स्ट परिवर्तन है,
गिव ए बुक, ये वाक्य है अपना। ये देखो एग्जाम्पल, ये वाक्य, सॉरी, इसमें जैसे ये एग्जाम्पल है, सेंड मी ए बुक, वाक्य वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से चालू हो रहा है। तो जो वाक्य वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से चालू होता है वे वाक्य इंपेरेटिव होता है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में सेंड, इसके पहले कोई सब्जेक्ट या अन्य कोई भी नाउन प्रोनाउन कुछ भी नहीं आया, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू हो रहा है, ऐसे वाक्य होते हैं इंपेरेटिव। तो इंपेरेटिव वाक्य की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले अपन लेट लिखते हैं, लेट, फिर उसके बाद में वे सेम है, इसकी रचना है। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हो गया ए बुक, तो ये हो गया लेट ए बुक। और वैसे ऑब्जेक्ट इसमें दो भी है, मे भी ऑब्जेक्ट है, ए बुक भी ऑब्जेक्ट है। जैसे अपन ने ए बुक ले लिया तो लेट ए बुक, फिर इसमें सहायक क्रिया लिखने की जरूरत तो नहीं होती है, सीधे आगे लिखेंगे बी वर्ब, तो बे वर्ब इसके अंदर आ जाएगी, बी वर्ब बे। बे वर्ब के बाद वही वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो सेंड के हो जाएगी सेंट। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको लिख दो, दूसरा ऑब्जेक्ट है मे, तो वक्त प्रधान ऑब्जेक्ट है इसलिए टू लगाकर लिखना है, टू मे। लेट ए बुक बी सेंट टू मे, ये आपके इंपेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। तो अपन ने सभी प्रकार के जो बी वर्ब के रूप है इसका अपन ने इस कालांश के अंदर अध्ययन किया है। और अगले जो इसके कुछ एग्जाम्पल है या कुछ इसके अंदर अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी है, तो उसका अध्ययन अपन अगले नेक्स्ट कालांश के अंदर करेंगे। धन्यवाद।